नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले ट्विन टावर का ही जिक्र करेंगे, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये बेहद बड़ी खबर है। नोएडा से ट्विन टावर आखिरकार चंद सेकंड्स के अंदर जमींदोज हो गया। 13 साल में बनाई गई इस इमारत में अनुमान के मुताबिक करीबन 9 से 10 सेकंड के अंदर इसको गिरा दिया गया। बिल्डिंग गिरते ही चारों तरफ मलबे का धुआं ही धुआं देखने को मिला। जब ट्विन टावर को गिराया गया तो यहां मौजूद लोगों को एक तेज धमाका सुनाई दिया। लोगों को धरती कांपती हुई महसूस हुई। देखते देखते पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। ट्विन टावर गिराए जाने से किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी कदम सटीक बैठे हैं। ट्विन टावर में धमाका होते ही पूरी बिल्डिंग पलक झपकते ही नीचे धराशायी हो गई, लेकिन धूल का गुबार हर तरफ फैल गया है। फिलहाल धूल को कम करने के लिए एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा पानी का छिड़काव भी जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सफाई अभियान में प्रशासन जुटा हुआ है। और ऐसा कहा जा रहा था कि 6:30 बजे तक जो इन रिहायशी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो वापस घर लौट पाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा संभव होने की अपडेट नहीं मिल पाई है। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्विन टावर के अलग अलग एंगल से तस्वीरें हैं कि देखिए किस तरीके से इमारतों के जंगल में होने के बावजूद ट्विन टावर को किस तरीके से सफलता के साथ धराशायी कर दिया गया है। सुपर टेक ट्विन टावर बिल्डिंग अब नहीं रही, मतलब कि भ्रष्टाचार की बिल्डिंग अब ध्वस्त हो चुकी है, जमीनें ध्वस्त हो चुकी है। आपको तस्वीरें दिखा दें कि यहाँ पर यही जो ट्विन टावर का जो गेजा गांव का एरिया है, 93 का एरिया है। आप देखिए कि दूर दूर तक जो है पानी के टैंकर वो दूर दूर तक आपको नजर आएंगे। यहाँ पर अधिकारी गण सारे मौजूद हैं, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, सारी फोर्स यहाँ पर लगाई गई है ताकि अब जो मलबा है मलबे को हटाया जाए, बाकी सब सही तरीके से उसको साफ किया जाए। जो यहाँ के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर अंदर जा चुके हैं, अंदर पहुंच चुके हैं, वो भी अंदर का निरीक्षण कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई सोसाइटी के आसपास की जो कोई सोसाइटी उसको कोई हानि तो नहीं पहुंची है, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है। देखिए कि तस्वीरों में किस तरीके से देखिए एम्बुलेंस हमारे पीछे देखिए कि एम्बुलेंस जो है अंदर से जो है इस समय बाहर की तरफ को एम्बुलेंस आ रही है और पानी के टैंकर, दर्जनों पानी के टैंकर जो है वो अंदर पहुंच चुके हैं। जो मलबा है उसको मलबे को हटाया जा रहा है। सारी फोर्स जो है वहां पर पहुंची हुई है। लगातार देखिए तस्वीरें कि सारी आप चारों तरफ देखिए पूरा जो एरिया है उसका पूरा एरिया जो है पूरा कवर कर रखा है फोर्स ने। एम्बुलेंस यहाँ पर जा रही है, लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ी देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर जा रही है, ट्रैक्टर यहाँ पर देखिए, लगातार एम्बुलेंस अंदर की तरफ से बाहर की तरफ को आती है, बाहर की तरफ को गुजरती नजर आएंगी आपको एम्बुलेंस। ये देखिए हमारे पीछे लगातार जो है दर्जनों एम्बुलेंस अंदर उस समय पहुंची हुई थी, पर अब जो है एम्बुलेंस अब आपको बाहर कहीं ना कहीं बाहर आती ना आपको नजर आएंगे। लगातार देखिए जो पानी के टैंकर हैं, पानी के टैंकर को अंदर ले जाया जा रहा है कि जो मलबा है मलबे को हटाया जाए, उसको साफ किया जाए लगातार इस तरह। और जो आप पीछे की देखिए कि लगातार दूर दूर तक आप देखिए जेसीबी खड़ी है, उधर जो पूरा जो बुलडोजर खड़ा है, जो कि अब ये जो कि अब मलबा है मलबे को हटाने का काम जो है कार्य यहाँ पर अब किया जाएगा। इससे जल्द जल्द मलबा हटाया जाएगा ताकि जो सोसाइटी के लोग हैं वो सोसाइटी के लोग अपने घर में जल्द से जल्द सुरक्षित पहुंचे, जल्द से जल्द अपने घर में जो है प्रवेश करें। देखिए एनडीआरएफ की टीम, पूरी फोर्स, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, सारी जो है फोर्स पूरा लगातार जो है अंदर जा रहा है। मलबे हटाने का काम अंदर शुरू हो चुका है। मुकेश सिंह के साथ अमर सैनी, जनता टीवी, नोएडा। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ साथ अन्य राज्यों से नदियों में जो पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से प्रदेश के कई जिले बाढ़ की जद में हैं। नदियों के किनारे बसे कई जिले बाढ़ की चपेट में। गंगा, यमुना, बेतवा, चंबल, केन जैसी तमाम नदियों के उफनाने से कई इलाके जो हैं वो जलमग्न हो गए। आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, हमीरपुर, फतेहपुर, कन्नौज, बांदा, इटावा, उरई, कानपुर देहात सहित कई ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ के लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने बाढ़ के चलते सभी जिलों के डीएम को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए हैं। साथ में ऐसी टीम्स गठित की गई हैं जो क्षेत्रों में स्टीमर बोट के जरिए समय समय पर निरीक्षण कर रही हैं, लोगों का रेस्क्यू भी कर रही हैं। शुक्रवार को मौसम विभाग ने यूपी के 25 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया था। येलो अलर्ट वाले 21 जिलों में बिजली की गरज चमक के बीच 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली थीं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें भयावह हैं और चिंता का सबब भी कि आखिरकार इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में
जब पानी का जलस्तर नीचे उतरेगा और कीचड़ मलबा तैयार होगा तो आखिरकार उससे सुरक्षा कैसे की जाएगी, क्योंकि बीमारियां फैलती हैं। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आगरा, बदायूं, बांदा, कानपुर, हमीरपुर और इटावा की। तो वहीं दूसरी तरफ मथुरा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री मुखिया अखिलेश यादव ने वृंदावन की गलियों में चटकारे लेते हुए चाट खाई है। आपको बता दें कि रंगजी मंदिर के समीप गाड़ी रोककर अखिलेश ने स्पेशल चाट भंडार में चाट का स्वाद चखा। इस मौके पर द फाउंडेशन के अध्यक्ष विनीत नारायण भी उनके साथ में मौजूद थे। तो वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए बांके बिहारी मंदिर में हादसे का जिम्मेदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया है और मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए सहायता राशि देने की मांग की है। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार विकास कार्य करने का नहीं, विकास रोकने का काम करती है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने यूपी में बड़ा दांव चला। बीजेपी ने पश्चिम यूपी के बड़े जाट नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान सौंप दी है। भूपेंद्र सिंह चौधरी के जरिए बीजेपी जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। भूपेंद्र चौधरी को पार्टी की कमान देने से साफ है कि पार्टी जाटलैंड में अपनी जमीन को मजबूत करना चाहती है। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को फतेह करने के लिए भाजपा ने पूरा खाका खींच दिया है। पश्चिम यूपी को जीतने के लिहाज से भाजपा ने पहले जगदीप धनखड़ इनको उपराष्ट्रपति बनाया और अब भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी है। दोनों माननीय जाट समाज से आते हैं, मतलब साफ है बीजेपी 2024 लोकसभा जीतने के लिए ओबीसी पर दांव खेलने के मूड में है। हालांकि विपक्ष इस बात को और इस गणित को मानने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा पश्चिम यूपी में जाट और किसान आंदोलन में जनाधार खो चुकी थी, लेकिन बीजेपी ने भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर इस क्षेत्र में जान फूंक दी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने बताया कि भूपेंद्र चौधरी भाजपा में लंबे समय से सक्रिय हैं और प्रदेश की योगी सरकार में दोनों ही सरकारों के दौरान मंत्री रहे हैं और अब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एक अनुभवी, एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता जिन्होंने बूथ लेवल तक कार्य किया है, उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है और उनके अनुभव सरकार का भी है, सरकार में मंत्री वो रहे हैं। इन दोनों अनुभवों का लाभ पार्टी को हमारे हर लक्ष्य को पूरा करने में मिलेगा। मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह जी जो अनुभव है और जो उनका जुड़ाव रहा है पार्टी से शुरू से, उसका दूर दूर तक संदेश जाएगा और हम अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। बीजेपी में तो खुशी की लहर है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल की चुनौती अभी बाकी है। आरएलडी का कहना है कि बीजेपी ने जातिगत समीकरण साधने के लिए भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विवेक से बनाया है, चुनावी लाभ के लिए बनाया है, जातिवादी जो स्तर है उसे समझने और बैठाने की कोशिश की है। लेकिन मेरा ये कहना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट समाज किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के परिवार के साथ हमेशा रहा है और रहेगा। आज चौधरी की पगड़ी समस्त जाट समाज ने मिलकर के चौधरी जैन सिंह को पहनाई है। ये पगड़ी इससे पहले चौधरी अजीत सिंह को पहनाई गई थी। आरएलडी ने तेवर दिखाए तो कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने वोटों के लिए राजनीतिक व्यवस्था को बनाने का चक्कर लगाया है, प्रदेश की कानून व्यवस्था को खराब कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि भूपेंद्र चौधरी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों ही पड़ेगा, बची भी तो नहीं है। अब चलिए कांग्रेस पर तो नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी पर जरूर फर्क पड़ेगा। शायद इसलिए सपा ने बीजेपी पर ताबड़तोड़ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो नाराज जाट है, और नाराज जाट उसके पीछे की भी मंशा स्पष्ट है
बीजेपी जाटों की पश्चिम उत्तर प्रदेश में और वहाँ के किसानों की ये लगातार मांग रही है कि एमएसपी की गारंटी दी जाए। बीजेपी को देना नहीं है, तो अगर एमएसपी की गारंटी नहीं दे सकते तो कम से कम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की गारंटी तो दे ही सकते हैं, वो भी चुनाव तक। तो निश्चित तौर पे सिर्फ और सिर्फ चुनावी समीकरण साधने के लिए आज किसी जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। जब उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो उसको भी अर्श से फर्श पे ले आएंगे। घमासान मचा हुआ है, शोर है 2024 का। तभी तो सभी पार्टियों ने अपने तरकश में तीर सजाने शुरू कर दिए हैं। इसीलिए बीजेपी ने भूपेंद्र चौधरी को यूपी की कमान सौंपी है। भूपेंद्र चौधरी मजे हुए नेता माने जाते हैं और संघ की पृष्ठभूमि से भी आते हैं। यही वजह है कि उनकी जमीनी ताकत का फायदा बीजेपी 2024 के चुनाव में उठाना चाहती है। जनता टीवी के लिए लखनऊ से अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो वहीं रायबरेली में कलेक्ट्रेट स्थित एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उद्घाटन किया, जिसकी मदद से कोविड-19 जैसी पैंडेमिक बीमारी की संपूर्ण जानकारियां और संसाधनों को आपदा की स्थिति में पीड़ितों तक पहुंचाया जा सकेगा। स्मृति ईरानी ने अपने सांसद निधि से सेंटर के विस्तारीकरण उच्चीकरण के लिए धन मुहैया कराया है। सेंटर के विस्तारीकरण और इसके और अपग्रेडेशन के लिए क्रिप्टो रिलीफ संस्था को दिया गया है। इस ऑर्गेनाइजेशन को स्मृति ने सभी तकनीकी चीजों की जानकारी ली और बेहतरीकरण की भी बात कही है। जहाँ पे आज हम लोग आए थे ICCC इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर के उद्घाटन के लिए, जो माननीय मैडम स्मृति ईरानी जी ने किया था। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर एक डिस्ट्रिक्ट का वो पार्ट होता है जिससे सारी कोविड रिलेटेड गतिविधियाँ संचालित होती हैं। इस सेंटर में आपके पास सारे मरीजों का डेटा होता है, हॉस्पिटल्स का डेटा होता है, साथ में रेफरल सिस्टम का जो भी आपका डेटा होता है वो सारा मौजूद होता है, जिसकी वजह से एक डिस्ट्रिक्ट को चलाने में, खासकर कोविड जैसे पेंडेमिक के टाइम में, काफ़ी आसानी होती है। वहीं बरेली में प्रभारी मंत्री अरविंद शर्मा कलेक्ट्रेट में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते नजर आए। बैठक में अरविंद शर्मा के साथ कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, सांसद धर्मेंद्र कश्यप, मेयर उमेश गौतम के साथ ही सभी विधायक भी मौजूद रहे और बैठक में विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विस्तार से बातचीत हुई है। और जिला के उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में सभी विभागों की बहुत ही अच्छी समीक्षा हुई है, बहुत ही उनके बारे में चर्चाएं हुई हैं, बहुत ही ठोस सुझाव आए हैं, बहुत ही रचनात्मक बातें हुई हैं और उन बातों को आगे बढ़ाते हुए बरेली जिले, बरेली मंडल के विकास के लिए और भी तेज गति से कार्य होगा और इस मीटिंग का, इस चर्चा का उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। तो अरविंद शर्मा ने समीक्षा बैठक करी। विकास कानून व्यवस्था पर यह बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने विस्तार से जानकारी लेते हुए दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान उनके साथ में संतोष गंगवार और भी कई विधायक, नेता, अधिकारी मौजूद रहे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की भी कर लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में हुए भर्ती घोटाले को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जहां एक और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने विधानसभा में हुए भर्ती को लेकर तमाम सवाल खड़े किए, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में हुई भर्ती घोटाले की जांच होने की बात कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विधानसभा स्तर पर भी भर्ती में गड़बड़ी की बात सामने आई है और लोगों ने कहा है कि विधानसभा भर्ती में भी तमाम तरह से गड़बड़ियां हुई हैं। हालांकि विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है, लिहाजा वो विधानसभा के अध्यक्ष से अनुरोध करेंगे कि इस भर्ती घोटाले की भी जांच बैठाई जाए। चाहे जिस भी कालखंड में गड़बड़ी हुई है उस पर जांच बिठाएं और राज्य सरकार इसमें पूरा सहयोग करने को तैयार है। तो वहीं देहरादून में दरोगा भर्ती पर जांच के आदेश पर सीएम धामी का बयान सामने आया। धामी ने कहा, पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसकी जांच विजिलेंस को सौंपी जाएगी। कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। विधानसभा भर्तियों में गड़बड़ियों की बात भी सामने आई है। विधानसभा अध्यक्ष से भी इसको लेकर अनुरोध करूंगा।
तो वहीं राहुल गांधी के ट्वीट पर सीएम धामी ने कहा, जिस भी कालखंड में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं सबकी जांच होगी। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था, बेरोजगारों का हक मार रही है उत्तराखंड सरकार। और चूंकि मैं इसको राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा है कि जिस कालखंड में भी आपने देखा होगा, हमने कभी ये नहीं कहा कि इसके कालखंड में 15-16 में दरोगा भर्ती हुई कि पटवारी घोटाला हुआ या कोई और घोटाला हुआ। हमने कहा है जो भी घोटाला हुआ है, जो भी भर्तियों में गड़बड़ियां आई है, किसी भी संस्था में गड़बड़ियां आई है, उसकी जांच होगी। तो इस दौरान हल्द्वानी पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष और खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सहित विधानसभा में हुए भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की। भुवन कापड़ी ने साफ तौर पर कहा कि पहले दिन से ही कांग्रेस ने सदन के पटल पर सबूत के साथ इस भर्ती घोटाले को रखा था। इसके बाद सरकार इसमें जांच कराने को मजबूर हुई है, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक भर्ती घोटाले खुल रहे हैं और जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, उससे यह स्पष्ट है कि एसटीएफ आगे जांच करने में इतनी प्रभावी साबित नहीं होगी। इसलिए इस भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस का पहले दिन से स्पष्ट, जिस दिन विधानसभा सत्र में हमने ये मामला उठाया, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ पटल पर रखा, हमने उस दिन सीधे सीधे सीबीआई जांच की मांग करी। और कांग्रेस आज तक अपने उसी वादे पर जो है टिकी हुई है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज तो ये और व्यापक हो गया है, जिसमें 2 राज्यों की संलिप्तता दिखाई दे रही है, तो वैसे भी ये सीबीआई को जाता है। और इतने बड़े बड़े प्रदेश के नेता, बड़े बड़े अधिकारी, हुक्मरान जो पकड़े जा रहे हैं और जिनके कनेक्शन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जो संदेह के घेरे में आ रहे हैं, क्या उनकी जांच एसटीएफ कर सकती है? देहरादून में बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों को लेकर आज बीजेपी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा, नए प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल अब शुरू हुआ है और उनकी नई टीम का गठन भी हो गया है। आने वाले समय में हमारा क्या लक्ष्य है और किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, उन सब बातों को नई टीम को समझना ही होगा। हमारे जो पन्ना प्रमुख हैं, जो मोर्चे के अध्यक्ष हैं, प्रकोष्ठ हैं, उन सब के लिए हम कार्यक्रम चलाएंगे और जिलों में भी लगातार कार्यक्रम होंगे, जिससे लोग प्रशिक्षित हो सकें और बेहतर काम कर सकें। पहली पदाधिकारी बैठक थी। हमने जैसे शुरू में कहा कि 15 सितंबर तक हम अपने प्रदेश की टीम और प्रदेश के मोर्चे प्रकोष्ठों का गठन करेंगे। उस दृष्टिकोण से हमने ये बैठक रखी। हमारा जो महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, उसका प्रवास हमने निश्चित कर दिया है। अल्पसंख्यक मोर्चे को हरिद्वार पंचायत चुनाव की दृष्टि से हमने कहा कि वो उनका प्रवास वहाँ रहेगा। इसके साथ साथ हमारे जो किसान मोर्चा है, बाकी सबको हमने अलग अलग काम सबको दिए हैं। उनकी टीम का गठन भी 15 तक हो जाए, इसकी रचना की है। हरिद्वार में अटल बिहारी वाजपेयी गेस्ट हाउस मायापुर में बैठक आयोजित हुई। बैठक में उत्तराखंड के सभी 13 जिलों से 26 प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। बैठक आटिया पाटिया खुले के राष्ट्रीय सचिव और इस खेल के उत्तराखंड इकाई के संस्थापक अध्यक्ष प्रभुज्योत सिंह गिल की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में उत्तराखंड इकाई के पुनर्गठन की घोषणा करते हुए गिल ने ऐलान किया कि आटिया पाटिया खेल का उत्तराखंड इकाई का प्रदेश अध्यक्ष सुनील पांडे और प्रदेश सचिव आरती सैनी को नियुक्त किया गया है। साथ ही संदीप शर्मा को प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाया गया है। देहरादून में पहले नूपुर शर्मा और अब टी राजा बीजेपी के 2 नेताओं ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जो टिप्पणी की है, उसको लेकर देश भर में मुस्लिम समुदाय में काफी गुस्सा है। जगह जगह मुस्लिम समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि टी राजा के बयान के बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी, जबकि नूपुर शर्मा के बयान पर उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया था। मुस्लिम संगठन ने प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी दिया है, जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि ऐसा बयान देने वाले नेताओं की सदस्यता को समाप्त कर देना ही चाहिए। दरअसल मैं समझता हूं कि सोची समझी साजिश के तहत ये हिंदुस्तान की अक़लियत और मुसलमानों को उकसाया जा रहा है। और अभी नूपुर शर्मा को हुकूमत हिंद ने, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने बचाया, जबकि छोटे छोटे पत्रकारों को
और ऐसे ऐसे नौजवान बच्चों को जो कौमी काम करते हैं सलाखों के पीछे डाल दिया गया सिर्फ एक ट्वीट करने की वजह से। और ये आलमी सतह की शख्सियत, पूरी दुनिया के नबी, अंतिम महर्षि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो साखिया करते हैं और भारत सरकार उनको बचा लेती है और उनको जेल में भी नहीं जाने देती और उनको बाहर से बाहर जमानत पर रिहा कर देती है और उनके तमाम केसेस को दिल्ली ट्रांसफर करा लेती है। ये भारत सरकार के शय के अलावा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सितारगंज में सिरसा मोड़ पर ट्रैक्टर ट्रॉली की दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में कई लोगों के हताहत होने पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने और परिजनों को ये अपार कष्ट सहन करने की ईश्वर से कामना की, साथ ही घायलों के ठीक होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 50,000, सामान्य रूप से घायलों को 25,000 और सभी घायलों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इस पूरी घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया है। घायलों को ठीक होने की कामना भी मुख्यमंत्री ने की है। मृतकों के परिजनों को सहायता राशि, घायलों को 25,000 और 50,000